तो अगर हम टॉर्चर कर रहे हैं तो आप उस टॉर्चर को कब तक झेल पाए? 2, 4, 10 दिन, 2-4 महीने। उसकी एक लिमिट होगी। हाँ, उसके बाद आपकी आपकी साइकोलॉजी, आपका शरीर खराब होता जाए हुँ, और आप एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में जाते जाए। बिल्कुल। तो मुझे 100 साल का एविडेंस है इस बात कि हमने दवाई खा के मानव शरीर के अंदर अलग अलग तरीके की बीमारी पैदा की। यही मैं कह रहा हूँ, लिविंग बीइंग की जगह हम थिंकिंग बीइंग है। तो जब शरीर से अनुभव आप चीज़ों को कम करते हैं, ये शरीर का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें, आप अपने को इस लायक बनाएं कि इस गति की जीवन शैली के बावजूद भी आपको नींद आने में प्रॉब्लम नहीं हो, आपको जल्दी बीमारी नहीं हो, कोई अगर बीमारी होती है जल्दी ठीक हो जाए। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में जिस टॉपिक को लेकर हम आपके साथ हाजिर हुए हैं, वो है अनिद्रा या इंसोम्निया। तमाम लोग इससे बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। रात-रात भर करवटें बदल-बदल कर रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं और नींद ना आने की समस्या से वो और ज़्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। तो तमाम लोगों ने पूछा कि इस समस्या का कोई उपाय है? और क्या नींद ना आए तो गोलियों का सेवन करें? तो मेरे मन में भी बहुत सारे प्रश्न उठे, तो हमने सोचा कि ये सारे प्रश्न स्वामी जी के सामने रखे जाएँ और उनसे सीधा उपाय जाना जाए कि आखिर अगर किसी को नींद नहीं आती है या इनसोम्निया का शिकार है या बहुत ज़्यादा वो सोचता है, डिप्रेस रहता है लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, तो इसका क्या उपाय हो सकता है? तो आज हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी श्री राज विभू जी, जो एक कुंभक योगी हैं और मानव शरीर के ऊपर आयुर्वेद में बहुत सारे रिसर्च कर चुके हैं। तो स्वामी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। स्वामी जी एक समस्या है लोगों की कि रात-रात भर करवटें बदलते रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती है। तो ये जो अ, प्रकृति है मानव जी, की, जो शरीर है और जो जीवन की प्रकृति है, जी। वो डुअलिटी पे जीती है। डुअलिटी का मतलब होता है एक दो पक्ष होते हैं, एक बारी एक पक्ष और हुँ, दूसरी हुँ। बारी दूसरी पक्ष। जैसे आप देखते हैं कि आप जब सांस लेते हैं तो किसी एक नॉस्ट्रिल, कोई एक नासिका ज़्यादा एक्टिव होती है हाँ। और फिर वो शिफ्ट होकर दूसरे पे जाती है। हुँ, दिन रात डुअलिटी है, प्लस माइनस डुअलिटी है, सुख दुख डुअलिटी है, सब कुछ डुअलिटी में होता है। मानव जो शरीर, यंत्र रूपी शरीर अगर हम कहें तो इसके जी। दो पक्ष हैं। एक तो आप जो शरीर दिखता है वो है और जी, दूसरा पार्ट है इसका मन जिसे हम कहते हैं या माइंड हम कह रहे हैं। जी। तो ये माइंड और बॉडी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि अगर आप किसी कूची में ब्रश हाँ, हाँ। पेंट लेके अगर आप लंबा खींचें हुँ, हुँ। तो शुरू में तो गाढ़ा आएगा, उसके बाद हल्का होता फीका जाएगा, होता जाएगा। फीका होता जाएगा। जी, जो वो फीका होता जाता पार्ट है वो मन है और जो गाढ़ा वाला पार्ट है वो शरीर है। और शरीर दिखता है, वो फीका वाला पार्ट दिखता नहीं है इमीडिएटली, जी। मगर महसूस होता है। हुँ। अब ये दो पक्ष हैं, इसको हम दो पक्ष के रूप में ले रहे हैं, है तो एक ही मगर दो हाँ। पक्ष के रूप में ले रहे हैं समझने के लिए। जी, तो सबसे पहली चीज, इन दो पलड़े जो हैं तराजू के, जी। इनको एक एक करके एक पेंडुलम की भांति कभी एक ज्यादा भार में कभी दूसरा ज्यादा भार में आना चाहिए, हुँ, हुँ। जो नहीं हो पा रहा। हम आज का मनुष्य एक टांग पे खड़ा हुआ, हाँ। वो लिविंग बीइंग की जगह थिंकिंग बीइंग बन गया है। हुँ, तो अगर आप केवल एक पे ज्यादा जोर डाल रहे हैं, केवल माइंड पे ही ज्यादा जोर डाल रहे हैं और आपने ये सीखा नहीं कि उसको कैसे रिलैक्स किया जाए या फिर कैसे उसको वापस खींचा जाए, तो वो मन की जो चंचलता है वो आपको इत्मीनान नहीं देगी, आराम नहीं देगी। उलझन में रहेंगे। फिर उसको हम स्ट्रेस बोलने लग जाते हैं। हुँ, तो सबसे पहली चीज, ये दो पलड़ों में बारी बारी से भार लाना, इसी को लय कहते हैं, रिदम कहते हैं, सुर कहते हैं। ये सुर की प्रकृति होती है हुँ। कि वो लय में चले, नहीं तो वो असुर बन जाएगा, बेसुरा बन जाएगा। अच्छा। सुर का मतलब लय होता है, रिदम होता है। हुँ, और रिदम हमेशा एक वेव भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे हाँ। बहुत नियंत्रित तरीके से चले
तो वो वेव बनेगा, वो सुर में होगा। अगर वो उबड़ खाबड़ चले तो असुर होगा। तो अगर आपके शरीर के अंदर और मन के अंदर घटनाएं एक लय में नहीं हो रही, जैसे शरीर में कोई भी बहाव, खून का बहाव हो गया, किसी भी तत्व का बहाव, रस का बहाव, रक्त का बहाव, वायु का बहाव, जी अगर वो लय में नहीं है जी तो शरीर को आराम नहीं मिलता। मन में भी अगर थॉट्स लय में नहीं है तो मन में आराम नहीं होता। और जब आराम नहीं होता तो हमें अपने को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता। ऐसे मान के चलिए, एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं। जी बस चल रही है और आप एक उसका पोल खंबा पकड़ के खड़े हैं हाँ। बस में। और बड़ी अच्छी सड़क है, बड़ी एकदम स्मूथ सड़क है, आप चल रहे हैं, आप हाथ भी हटा लेंगे तो आप खड़े रहेंगे, आराम से बैलेंस बना के रहते हैं और बस चलती रहे। लेकिन सडनली रोड खराब हो गई, खराब रोड आ गई। अब आप कस के खंबे को पकड़ लेते हैं क्योंकि खतरा है आपके गिरने का। तो अगर शरीर के अंदर और मन के अंदर कोई भी चीज लय में नहीं है, सुर में नहीं है, रिदम में नहीं है, तो शरीर खतरे में रहता है। और खतरे में जब रह रहा है तो आप छोड़ नहीं सकते, इसको पकड़ के रखेंगे, पकड़ बनती है। नींद आने के लिए आपको याद होगा कि आप करवटें बदल के एक सही पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं ना। हाँ, जहां बिल्कुल। वो सही पोजीशन आया आप छोड़ देते हैं अपने आप को। मगर यहां तो देखिए, हमने अपनी जीवन पद्धति ऐसी बना दी कि शरीर के अंदर ऐसी चीजें डाल रहे हैं जिससे कि शरीर को रिस्क लग रहा है, खतरा महसूस हो रहा है। आपके आसपास का वातावरण, काम करने का वातावरण इस तरीके का है, सोच इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो चुकी है कि कहीं पर भी हमें लयबद्ध तरीके से जीना बड़ा मुश्किल लग रहा है। इसीलिए खतरा आ रहा है, बार बार खतरा है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इम्यूनिटी आज की मानवता की पहले के मुकाबले, 100 साल पहले के मुकाबले में आज ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी लेवल्स हाई है। इम्यूनिटी आपका रक्षा तंत्र है। हाई होने का मतलब आपने खतरा क्रिएट कर दिया। जी तो खतरे वाला शरीर सोएगा क्या? आपके आसपास नहीं अगर सोएगा। खतरा है तो आप सोएंगे या सजग रहेंगे? और ज्यादा सजग और रहेंगे। ज्यादा सजग रहेंगे। तो इतना खतरा काहे भाई, इतना खतरा क्यों क्रिएट कर दिया हमने? तो स्वामी जी, इन खतरों से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? पहली बात तो थोड़ा खतरे को देख लेते हैं, ये हाँ, किस तरीके के खतरे हैं। हाँ हाँ, देखते हैं बिल्कुल। चलो इसको देख लेते हैं पहले। अब मुझे एक बात बताइए, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे। बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। डाल देंगे तो फिर पेट्रोल पंप वाले को बोलेंगे निकालो उसको, काहे डाल दिया। इंजन सीज हो जाए, खराब हो जाए। हाँ। तो आप मुझे बताइए, क्या आपका शरीर केमिकल खाने के लिए डिजाइन हुआ था? नहीं। तो इसमें केमिकल बिना झिझके कैसे डाल देते हैं? अभी लोगों की सोच है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र की एक वो कहानी है ना कि भारत के लोग रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह है, एक के पीछे एक चलते रहते हैं। अंग्रेजों ने वो बता दिया कि एलोपैथी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अब लोग सोच रहे हैं कि यही ज़्यादा इफेक्टिव है, जबकि 500 सालों से हमारा जो आयुर्वेद है वो चलता आ रहा है। आयुर्वेद तो बहुत पुराना है। हाँ। तो केमिकल शरीर में डालना ये कोई समझदारी वाली चीज तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इसको प्रमोट किया गया इस तरीके से कि लोगों को लगा कि यही काम करता है। जी हमने नेचुरल मेडिसिन को पावरफुल बनाने का तरीका ढूंढने की कोशिश नहीं की, या उसको बनाने की तरफ में जितना भी ज्ञान था उसको आगे नहीं बढ़ाया। जी तो पहला खतरा ह्यूमैनिटी का केमिकल मेडिसिन है। बचपन से 2 किलो का बच्चा पैदा होता है और उसके शरीर में वैक्सीनेशन के नाम पे कितने केमिकल्स डाले जाते हैं? बहुत ज़्यादा। और मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी रिसर्च है जो कहती है कि वैक्सीनेशन से बच्चे की लाइफ अच्छी होती है? अब बल्कि ऐसी रिसर्च आ रही है जो कहती है कि जो वैक्सीन नहीं लगाते उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी होती है। बिल्कुल। दवाइयां खा के हम कौन सी बीमारी कम कर पाए, जरा इसका सोचिए। इन्फेक्शन को हटा दें, 20% इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। 80% बीमारियां होते हैं, NID होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, क्रॉनिक डिजीज भी कहते हैं। जी वो सारी बढ़ रही है। डायबिटीज बढ़ रही है, कम हो रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज बढ़ रहा है, कम हो बढ़ रहा है। थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा ऑटो है। इम्यून डिसऑर्डर बढ़ रहा है, आप नाम लेते जाइए। तो 100 साल का एविडेंस है कि ये दवाइयां, केमिकल दवाइयों ने मानव शरीर को एम्पावर तो नहीं किया, नहीं। बल्कि कमजोर और बना दिया।
तो सबसे पहला खतरा जो हम डाल रहे हैं वो है केमिकल। वो केवल दवाइयों के ही फॉर्म में नहीं आता, ये केमिकल्स हमारे भोजन के फॉर्म में भी आता है। क्योंकि हमने जो संतुलन है, प्राकृतिक संतुलन, हमें हर चीज को करुणा की दृष्टि से देखना चाहिए, केवल अपने को जीने के लिए नहीं। जी पाश्चात्य सभ्यता केवल सर्वाइवल पे उन्होंने सिविलाइजेशन क्रिएट किया, जी जबकि भारतीय परंपराओं ने कभी भी सर्वाइवल के ऊपर, केवल जीवित रहने के ऊपर संस्कारित नहीं किया अपने आप। हम्म, वो करुणा के आधार पर संस्कारित किया। वो हर चीज का ख्याल रखा। जीवन के तंत्र में, जीवन के वेब में, जिसे लाइफ का वेब कहते हैं, अगर एक तंतु भी आप हटा दें, एक एलिमेंट भी हटा दें, जी तो पूरा का पूरा वेब इम्बैलेंस हो जाएगा। जी यही भारतीय परंपराओं ने इसका ख्याल रखा। मगर पाश्चात्य परंपराएं जितनी आई, उन्होंने सर्वाइवल पे काम किया कि या तो कन्वर्ट कर दो या तो मार दो, क्योंकि हम जीना चाहते हैं, हम किसी और को जीने नहीं देंगे। जानवर को जीवन की एक जिसे कहते हैं कि जीवंत माना ही नहीं, उपाधि ही नहीं दी जीवित की, बाकी तो छोड़े। तो इम्बैलेंस तो आएगा। और ये इम्बैलेंस के कारण हमने अपनी भोजन पद्धति, पहली बात तो ये कि हमने जानवर, जंगल सब खत्म कर दिया। प्रकृति का जो बैलेंस था, नेचर का जो बैलेंस था, एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है, वो सारा ही बिगाड़ने लग गया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया तो हमने ये नहीं सोचा कि कहां तक सही है, कहां तक सही नहीं, कैसे प्रकृति अपने आप को कितने तक बैलेंस कर पाएगी, कितने तक नहीं कर पाएगी। इतना कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती गई हमारी, और उसको भोजन खिलाने के लिए हमने क्या किया, जंगलों की जमीनें छीन ली, और जमीन ही नहीं, हमने बीज ही खराब कर दिया। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो हमारा भोजन क्या है? बिल्कुल, ये वो भोजन है जो हमारा शरीर पहचानता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्वामी जी, जो आधुनिकता चीजें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं मनुष्यों के लिए ही बढ़ रही है, जानवरों के लिए कोई ऐसा आधुनिक नहीं हुआ। तो जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, हाँ, क्या वो डेफिनेशन वाइज वो आधुनिकता का डेफिनेशन सही है? बिल्कुल नहीं। हम केवल दूर से बात कर लेते हैं, इसको आधुनिकता क्यों बोल रहे हैं? मानव की सेंसिटिविटी अगर हम खत्म कर रहे हैं, अगर हम आज हम हेल्दी नहीं रह पा रहे, आज हमारे पास में सब कुछ होने के बाद में मन में खुशी नहीं है, बीमारियां बढ़ गई, तो क्या इसको हम आधुनिकता बोलेंगे? नहीं। आधुनिकता का सबसे पहला केंद्र बिंदु जो है वो मानव का ही अपना शरीर और मन होना चाहिए। जी अगर ये हम हेल्दी बना सके तब हम आधुनिक हो। अगर इसे खराब कर दिया तो आधुनिकता का पहला बिंदु, पहला डेफिनेशन ही खराब होगा। यांत्रिकी केवल अगर कहें, मैकेनिकल आधुनिकता अगर हम कहें तो मैकेनिक्स तो जीवन नहीं जीते ना। बिल्कुल नहीं, है ना? क्या आप रोबोट को जीवन जिलाना चाहते हैं या अपने आप को अपना जीवन खत्म करना चाहते हैं? तो इसको आधुनिकता तो नहीं कहा जा सकता। तो पहली बात, इसका डेफिनेशन ही बदलना पड़ा, है ना? तो उस चक्कर में हमने पूरा का पूरा ह्यूमन जो तांत्रिकी है, जो शरीर और मन है, उसको खराब कर दिया। अब उन पॉपुलेशन जो लोग इतने बढ़ गए पृथ्वी के ऊपर, जानवर कम हो गए, जीव जंतु कम हो गए, अगर उनको भोजन कराना है तो हमने कहा कि भाई हमको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, और हमने ये हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस और जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें करते जी केवल और केवल कि किसी भी चीज का बैलेंस एक तरफा हो, जैसे धन का बैलेंस एक तरफा हो। पाश्चात्य जगत ने अपने आप को धनी बनाने के लिए बाकियों को लूट लिया, उल जुलूल चीजें प्रमोट करनी शुरू कर दी। तो उन्होंने बैलेंस को समझा ही नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, हम सोचते हैं कि ये प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, ये चीजें शरीर को मिलनी चाहिए, मगर हम कभी इस दिशा में सोचते नहीं कि शरीर किस चीज को पहचानता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर एक माँ अपने बच्चे को पहचानती है तो बच्चा भी अपनी माँ को पहचानता है, पहचानेगा। और तभी माँ के पास में जाके वो रोता है कि उसको दूध चाहिए, और माँ का दूध ही उसको चाहिए। वो इतनी समझ रखता है। अगर माँ ही बदल जाए तो हो सकता है वो दूध पिए, मगर क्या वो पोषण मिल जाएगा उसको? क्योंकि पहचानता ही नहीं है माँ को।
बिल्कुल सही कह रहे तो ये इस तरीके से हमने देखा ही नहीं कभी भोजन को। इसके अलावा शरीर को भी अगर हमें संवारना है, कॉस्मेटिक कहें तो सब केमिकल्स पे आ गए हम। आज परफ्यूम केमिकल इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको मालूम है आपके स्किन से सबसे ज्यादा चीजें आपके शरीर के अंदर रिश्ती हैं, रिसाव होता है। हाँ, तो अगर आप शरीर पे केमिकल लगाएंगे तो क्या आपके शरीर के अंदर नहीं जाएगा? बहुत ज़्यादा स्किन इन्फेक्शन होता है। हाँ, स्किन को लेके इश्यूज। इतना ही नहीं, अगर खेतों में हमने केमिकल इस्तेमाल किया तो हमारे पानी में नहीं आएगा वो केमिकल, बिल्कुल आएगा। हमारे शरीर में ही आएगा। तो देखिए, यही पंजाब की जमीन कैंसर की जमीन बन गई ऐसे केमिकल के इस्तेमाल से। तो क्या ये आधुनिकता है? यह नहीं। आधुनिकता तो नहीं। तो जब भी इस शरीर को वो चीज नहीं मिलेगी जिसके लिए ये डिजाइन हुआ, वो प्राकृतिक माहौल नहीं मिलेगा, वो नेचुरली ऑर्गेनिकली ग्रोन, जिसे हम कहते हैं नेटिव ब्रीड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका शरीर आपके आसपास का वातावरण बनाता है। जन्मभूमि जिसे हम कहते हैं, वो जन्मभूमि क्यों कहते हैं? क्योंकि उस जगह पे आप पैदा हुए, उस जगह ने आपकी मां के गर्भ में आपको बनाया। वहां की हवा, पानी, वहां पे उपजा हुआ भोजन, उसने आपके शरीर को बनाया। जी। तो एक और चीज बताता हूं, अगर आपको अपने शरीर और मन को शांत करना है तो अगर आप अपनी जन्मभूमि पर चले जाएं और वहां आसपास 50 किलोमीटर के दायरे में उगी हुई चीजें और पानी का इस्तेमाल करें तो कुछ ही समय में आपको देखने को मिलेगा 40 से 48 दिन के अंदर कि आपका शरीर और मन शांत अवस्था में आ जाएगा। तो कहीं न कहीं स्वामी जी मतलब ये जितनी आधुनिकता की तरफ आज का मानव जा रहा है, उतना ही ज़्यादा परेशान होता जा रहा है। अब वो चाहे फ़ोन का यूज़ हो कि मतलब रात-रात तक मोबाइल चलाते रहते हों या बहुत सारी चीज़ें, इस वजह से बहुत सारे लोग नींद ना आने की समस्या से ग्रसित हैं। हाँ, ये एक कारण है। एक और चीज मैं आपको बताऊं जी। कि जैसे मैंने बताया कि प्रकृति ने हमें डिजाइन किया। हुँ। अगर आप लाइट, ये अननेचुरल लाइट जो है वो आपके ब्रेन के अंदर जब जाता है तो आपको आराम से सोने नहीं देता। हुँ। वो बार बार आपके माइंड को एक्टिवेट करेगा। स्क्रीन जो है वो बेसिकली फ्लक्चुएटिंग लाइट है, ये समझिए। तो जितनी लाइट फ्लक्चुएट करेगी हुँ। उतना ही आपका मन, माइंड फ्लक्चुएट करेगा और उसमें जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो बार बार ट्रिगर देता है। जैसे शांत तालाब में अगर आप बार बार पत्थर फेंकेंगे तो उसमें वेव्स आनी शुरू वेव्स हो आएँगी जाएंगी। हाँ, बिल्कुल। तो हम यही काम कर रहे हैं, अपने माइंड को शांत होने नहीं दे रहे। मोबाइल आज के समय हम हटा नहीं सकते। नहीं, हटा नहीं सकते। तो पहला काम क्या कर सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा काम, हम अपने शरीर को इतना एम्पावर कर दें कि मोबाइल के यूज के बाद भी अपने को शांत कर पाएं। दो काम कर सकते हैं। तो रेगुलेट कर देना कि कितना समय मोबाइल और कब रखना है, कब नहीं देखना, कब देखना है। दूसरा पार्ट ये कि हम अपने आप को इतना टॉलरेंट बना दें इन सब चीजों से कि इसके बावजूद भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मोबाइल यूज करने के बावजूद। अच्छा, स्वामी जी मैंने एक चीज़ देखा है कि ये चाहे इंसोम्निया हो या नींद ना आने की समस्या हो, मतलब आप ये देखो जो खेतों में किसान काम करता है उसको तो खूब बढ़िया से नींद आती है, खा पी के आराम से दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है। और ये सारी समस्या शहर में रह रहे लोगों को ही क्यों होती है? पहली बात, जैसे मैं ये बात बोल ही रहा हूं कि शहर में इंसान बंद रहता है, चार दीवारी के बीच रहता है। आप एक चार दीवारी से निकलते हैं, दूसरी चार दीवारी तक पहुंच जाते हैं। प्रकृति का एक्सपोजर बड़ा कम होता है। हुँ। जब भी आप किसी बंद चीज में रहेंगे, आपका शरीर तड़पता है प्रकृति को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हमने अपने जीवन को अपने ही हिसाब से ढालने की कोशिश की। प्रकृति जैसी चाहती है वैसे उस हिसाब से हटा के बदल दिया, जिसे हम कह रहे हैं लाइफस्टाइल बदल दिया। हुँ। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में होते हैं तो हमें चीजों को देखने का, अनुभव करने का मन करता है। जब हम प्रकृति से च्युत होते हैं, अलग होते हैं, तो हमें सोचने का ज्यादा मन करता है। हुँ। यही मैं कह रहा हूं, लिविंग बीइंग की जगह हम थिंकिंग बीइंग में आ गए। तो जब शरीर से अनुभव आप चीजों को कम करते हैं या शरीर का इस्तेमाल कम करना शुरू कर देते हैं,
तो एक चीज तो थकते नहीं है, दूसरा आपके अनुभव की जो कहते हैं कि संतुष्टि होती है वो भी नहीं होती। बिल्कुल। तो उसे अनुभव की संतुष्टि पाने के लिए आप मन को ज्यादा चलन दे रहे हैं, माइंड को ज्यादा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो शांति नहीं दे सकता। बिल्कुल। मगर जो ऑप्शन दिखता है हम उसी तरफ चले जाते हैं। तो पहली बात तो अपने आप को बंद करना, ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें शांत होने से रोक रही है। गांव में आप देखेंगे बूढ़े बुजुर्ग ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे लेकिन सोच भी नहीं रहे। हाँ, आराम से बैठे हैं। वो उकड़ू बैठे हैं और बस देखे जा रहे हैं सब चीजों को। ये कला बनानी पड़ती है या आएगी अगर हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे। वो कैपेबिलिटी ही खो दी हमने। शरीर थकेगा नहीं तो सोने की इच्छा भी क्यों होगी। बिल्कुल। तो शारीरिक काम भी हम कम करने लग गए। शारीरिक काम और शारीरिक अनुभव ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं और वो प्रकृति के नजदीक जाने से ही होता। तो शहरों में इसी वजह से दौड़ लगी हुई है मगर वो रुकने का नाम नहीं दे रही। तो एक पक्ष तो इसका ये है कि जो शहर का वातावरण है जिस तरीके से हमने बना दिया वो आपको शांत नहीं होने दे रहा जी। दूसरा पक्ष ये है कि उसके बावजूद अगर हमें शहर में रहना है तो अपने को इसके लायक बनाने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो लायक बनाने का मतलब क्या होता है, आपके शरीर में झेलने की क्षमता आपको बढ़ानी होगी। किसी भी वातावरण को झेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए आपके शरीर की कुंभक की काबिलियत बढ़नी चाहिए। जी। अगर वो प्रैक्टिस हम अपने अंदर ला दें तो हमारे पास तो ऐसे सैकड़ों हजारों हमने एग्जाम्पल हैं या फिर कह लीजिए टेस्टिमोनियल हैं या ऐसे लोग हैं जो इंसोम्निया से ग्रसित थे, जो नींद नहीं आती थी और उनको हमने कुंभक कराना शुरू किया और अब कहते हैं वो घोड़े बेच के सोते हैं, उनकी दवाइयां छूट गई। ठीक है, तो एक पक्ष तो ये है कि या तो वातावरण का आप बदल दीजिए, या तो इकोसिस्टम, या तो लाइफस्टाइल ही पूरा बदल दीजिए, जो कि आज के समय पॉसिबल नहीं है पूरे तरीके से। बिल्कुल। तो दूसरा पक्ष लाना पड़ेगा हमें, फिर कुंभक करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग ग्रसित हैं। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, मान लो तमाम लोग सोने के लिए गोलियों का उपयोग करते हैं, दवाएं खाते हैं, बहुत सारी ऐसी दवाएं आ रही हैं जो मार्केट में एलोपैथी के नाम पर कि नींद नहीं आती है, खा लो। तो आपको कैसा लगता है कि मतलब इन गोलियों के सेवन से क्या शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है? पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि केमिकल दवाइयां काम कैसे करती हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि ये क्या कर सकती हैं और क्या करेंगी आगे चलकर। जी। तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा कोई भी केमिकल दवाई जो है वो दो तरीके से काम करती है। एक को कहते हैं एंटेगनिस्ट और दूसरे को कहते हैं एगनिस्ट। इसका मतलब क्या, वो किसी चीज को बढ़ा के या किसी चीज को रोक के। ये दोनों काम कैसे करती है? ये दोनों काम ही एक तरीके से करती हैं जिसे कहते हैं रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म। हमारी कोशिकाओं में अलग अलग तरीके के रिसेप्टर होते हैं, अलग अलग तरीके के, ऐसे मान के चलिए कि स्थान होते हैं जहां पे कोई और चीज अगर चिपक जाए तो वो पूरा तंतु अलग तरीके से काम करे। जी। रिसेप्टर्स कहते हैं। तो केमिकल दवाइयां दो तरीके, रिसेप्टर पे बाइंड होंगी, जुड़ जाएंगी, और या किसी कामकाज को जबरदस्ती कराएंगी या किसी कामकाज को रोक देगी। जी। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपको किसी काम को, आपकी जो इच्छा है या आप जो करना चाहते हैं उसको करने से मैं रोक दूं आपको, तो आपको कैसा लगेगा? करने की इच्छा करेगी और जबरदस्ती या उलझन में रहेंगे, जैसे भी हो। उलझन में रहेंगे, ये आपके ऊपर टॉर्चर होगा ना। हाँ, ये आपके ऊपर टॉर्चर होगा। जी। तो अगर हम टॉर्चर कर रहे हैं तो आप उस टॉर्चर को कब तक झेल पाएंगे? 2, 4, 10 दिन, 2, 4 महीने। उसकी एक लिमिट होगी ना। हाँ, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी, आपका शरीर खराब होता जाएगा और आप एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में जाते जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे 100 साल का एविडेंस है इस बात का कि हमने दवाई खा के मानव शरीर के अंदर अलग अलग तरीके की बीमारी पैदा की है। जी। और कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। जी। तो दवाइयों के सेवन से अगर हम किसी काम को करवाना चाहते हैं, वो आखिरी चुनाव होना चाहिए। जबकि कोई उम्मीद बाकी नहीं हो, तो आखिरी चुनाव के तहत
कुछ समय के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए केमिकल बॉम्बिंग किया जाए, इसको मैं केमिकल बॉम्बिंग कहता हूँ। आयुर्वेद में भी स्वामी जी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो अगर मान लो कोई लास्ट स्टेज पे, मतलब अगर इसको लेना ही चाहता है, तो वो एलोपैथी या आयुर्वेद, मतलब कौन ज़्यादा बेस्ट होगा जो शरीर को कम नुकसान पहुँचाएगा? ऐसा कुछ देखिए, अगर दर्शक। शुरुआत पहले तो प्रिवेंटिव होना चाहिए। हुँ, दूसरा, जब प्रॉब्लम आ गई है तो नेचुरल तरीके से उसको ठीक करना चाहिए, हुँ, आयुर्वेद लेना चाहिए। आखिरी पड़ाव में जबकि शरीर इस कदर तक खराब हो गया है कि उम्मीद कम है, तो केमिकल की वजह से शायद कुछ समय उसको मिल जाए, ये आखिरी पड़ाव होना चाहिए। एंटीबायोटिक को छोड़ दें, क्योंकि एंटीबायोटिक पे, नेचुरल एंटीबायोटिक पे हमें काफ़ी रिसर्च करना होता है। हुँ, अभी ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, तो हम केमिकल एंटीबायोटिक ले सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। लेकिन किसी और बीमारी में या किसी, जैसे इंसोम्निया हो गया, अब आप एनजिट ले लो, अल्प्राजोलैम ले लो, वो क्या काम करेगा? वो आपको नंब कर देगा, हुँ, सुन्न कर देगा। मतलब आप, हाँ, आप यहाँ जीने आए हैं या सुन्न होने आए हैं? जीने आए हैं। ज़ॉम्बी बनने तो नहीं आए ना। वो केमिकल दवाई आपको ज़ॉम्बी बनाएगी, सुन्न कर देगी। तो आपकी जीवन की जो अवेयरनेस है, चेतना है, वो ही कम कर देगी। आपको, मुझे बताइए, आपको जीवन में चेतना आपकी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए। तो दवाई खा के चेतना को कम करके अगर आप कहते हैं कि सोल्यूशन मिल गया, ये तो ऐसे ही कहते हैं किसी को मार के सोल्यूशन मिल गया, तो वो करना चाहिए। क्या वो सही होगा? नहीं, वो सही नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वो आखिरी रिसोर्ट हो सकता है। मगर शुरुआत में तो पहली बात तो आप अपने को इस लायक बनाएं कि इस गति की जीवन शैली के बावजूद भी आपको नींद आने में प्रॉब्लम नहीं हो, आपको जल्दी बीमारी नहीं हो, कोई अगर बीमारी होती है तो जल्दी ठीक हो जाए। ये प्रिवेंटिव पहला करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके बाद जितना नेचुरल सोल्यूशन, आयुर्वेद हो, नेचुरोपैथी हो, नेचुरल सोल्यूशन जितना भी है, आयुर्वेद में स्वामी जी कुछ ऐसी दवाएँ जो, अगर मान लो हमारे दर्शक नींद न आने की समस्या से ग्रसित हैं और वो एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेद में आना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी दवाएँ जो आप बताना चाहें कि वो ले सकते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें आयुर्वेद में ली जा सकती हैं, वैद्य की सलाह से लें तो ज़्यादा अच्छा जी। रहेगा। मगर जैसे नींद न आने की समस्या है तो मानस मित्र वटी करके आती है, 2 गोली रात में ले सकते हैं। हुँ, 2 से 3 महीने तक ऐसा लिया जा सकता है। जी। अगर आप नस से लें, इसमें नाक में तेल डालना होता है, हुँ, ठीक है? बादाम रोगन डाला जा सकता है, गाय का घी डाला जा सकता है। हुँ, इसके अलावा जैसे षडबिंदु तेल या फिर और आयुर्वेदिक नस्य के तेल भी आते हैं, वो भी डाला जा सकता है। रात में अगर सिंपल घी भी डाल लें आप, हुँ, तो आपको दिमाग में शांति मिल जाएगी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि और भी आपको मदद कर सकती हैं अगर आपको नींद नहीं आती। तो पहली चीज़ कि आपका पेट साफ होना चाहिए। हुँ, तो अगर आप पेट साफ कर सकते हैं, विरेचन गुलिका करके आती है, हरित की पाउडर, त्रिफला पाउडर, दूध में आप एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल 1 चम्मच ले लें, रात को पिएँ, 3 दिन तक करें। जी। महीने में 3 दिन का ऐसा, हर महीने 3 दिन का ऐसा कोर्स करते रहें, पेट साफ रहेगा। खाली पेट घी लेने से भी बड़ा आराम मिलता है शरीर को। खाली पेट घी लें, साथ में अगर हमारे पास प्रोडक्ट है करचूरक, हल्दी का ही एक फॉर्म है, बायो अवेलेबल हल्दी है, वो ज़्यादा बायो अवेलेबल हल्दी है। इस तरीके की चीज़ें। कुछ और भी मेद्य रसायन करके आता है, हुँ, जो कि ब्रेन का टॉनिक है एक तरीके से, तो मेद्य रसायन लिया जा सकता है। हमारे पास में एक प्रोडक्ट है जिसे मनमीत कहते हैं, हुँ, वो आपके मन को शांत करेगा। तो वो प्रोडक्ट जैसे 2 कैप्सूल रात में दूध के साथ में थोड़ा ले लेंगे। हुँ, तो ऐसी कई चीज़ें ली जा सकती हैं। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? जैसे आप गीत अच्छा, गाएँ, जी, जी। कोई रिदमिक काम करें, हुँ, जिसमें आपका मन लगे, क्रिएटिव काम करना, है ना? जिसमें आपका बड़ा मन लग जाता है, टाइम का आपको पता नहीं चलता। ऐसा कुछ क्रिएटिव काम करें तो भी नींद आने में मदद मिलेगी। लयबद्ध गीत गाना, म्यूज़िक बजाना, है ना? नाचना, भजन करना, कीर्तन करना, इससे भी उसमें मदद मिलती है।
स्वामी जी, आयुर्वेद दवाओं का तो जहाँ तक ऐसा दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता नहीं है मतलब? देखिए, किसी भी चीज़ को कॉन्सन्ट्रेट बन के जब शरीर में डालते हैं, तो शरीर का वो भोजन नहीं है। हुँ, शरीर भोजन करने में आरामदेह महसूस करता है। जी। उसके अलावा कोई भी अगर आप मिर्च भी खाएँगे बहुत ज़्यादा तो क्या आपको आराम रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा। जलन होगी। तो किसी भी तरीके की से बाहरी दवाई आपके शरीर के लिए सुगम नहीं होती, बहुत आरामदेह नहीं होती। हाँ, जहाँ तक बात है कि शरीर का ही कोई अगर हम कार्यकलाप शैली जिस तरीके से शरीर काम करता है, उसमें से कुछ उठा लें, मैकेनिक्स उठा लें शरीर का, तब वो नुकसान नहीं करता। जैसे मैं बता रहा हूँ कुंभक, आप कुंभक करेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। आपके ऊपर बाहर से करवाया जाए कोई जरूरत, तो बाहर से कोई भी चीज लेंगे तो वो एम्पावर नहीं करेगी आपको। आपके शरीर का ही तंत्रिका या तंत्र जो है आपको एम्पावर करता है। इसीलिए कुंभक करेंगे, खुद कुंभक करेंगे, कोई नुकसानदेह नहीं, आपको एम्पावर करेगा। मगर किसी भी तरीके की दवाई लो, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे किसी तरीके का सप्लीमेंट हो, भोजन हो, वो आपको एम्पावर नहीं करता। हुँ, है ना? 80 साल का बुढ़ा 80 साल तक भोजन किया, कमजोर हुआ, ताकतवर हो गया, कमजोर ही हो। ये कमज़ोर जीवन का नियम है। हाँ, बिल्कुल, भोजन करने से एक मतलब ऊर्जा तो आती है, लेकिन आप सोचो कि आप जो एनर्जी आपके अंदर 20 साल में थी, वही 80 साल में तो बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं आप लोगों ने देखा कि अगर आप इनसोम्निया या यूँ कहें कि नींद न आने की समस्या से परेशान थे, तो स्वामी जी ने इतने बेहतर उपाय बताए हैं आयुर्वेद में कि ये सारी चीज़ें हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। जिन-जिन चीज़ों को स्वामी जी ने बताया है, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और अगर आप इन चीज़ों से ग्रसित हैं, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है, वो स्वामी जी के पास रखा जाए और उनका उपाय ढूँढा जाए। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।